अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। देखें, आज मैं यहाँ डीएचटी कराची में हूँ और यहाँ ट्रांसफ़र के लिए आया हुआ था। अच्छा, अब कहा ये जाता था कि ये डीएचए के ऑफ़िस को डीएचए सिटी कराची में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, डीएचए कराची के ऑफ़िस को ना। तो हम लोग इसी हक़ में थे क्योंकि हमने भेड़ों कराची को आबाद होते हुए देखा, हमने भेड़ों कराची को कामयाब होते हुए देखा। अ, वहाँ हम लोग हमेशा कहते रहे कि डीएचटी कराची के ट्रांसफ़र ऑफ़िस को भी यहाँ आना चाहिए। उसके साथ-साथ यहाँ पर इतनी रिहाइश होनी चाहिए कि यहाँ के ब्रोकर यहाँ पे आके आबाद हो सकें। मेन रोड पे कंटेनर्स रखे होने चाहिए ताकि मार्केटिंग यहाँ हो सके। तो लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि नेगेटिव सोच के लोग थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पेट भरा हुआ था। मेहनत नहीं करने को तैयार थे, किराए आ रहे थे, कोई सोच नहीं थी, पुराने हो चुके थे, बुज़ुर्ग हो चुके थे और डीएचए का उनका ज़्यादा कंसर्न था बगैर ये कि डीएचएसटी कराची के इंटरेस्ट के, उनका इंटरेस्ट डीएचए की तरफ था। तो हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डीएचटी कराची का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया, ऑफ़िस खुला। और आज ये देखें कि हम सब मलिर एक्सप्रेसवे की जो न्यूज़ है उसको एन्जॉय कर रहे हैं। वो एन्जॉय किस तरह से कर रहे हैं कि अब लोग यहाँ आना शुरू करेंगे, विज़िट्स करेंगे, 35 मिनट के अंदर-अंदर मलिर एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे, 10 मिनट में डीएचटी कराची के हेड ऑफ़िस में। और आने वाले 2 सालों में जब वहाँ पे अंडरपास ही बन जाएगा तो आगे चल के जो हैदराबाद से लोग आ रहे हैं वो भी ईज़िली सेक्टर 3 से हम लोग जो है वो आराम से हेड ऑफ़िस की तरफ वहाँ वो एंट्री ले सकेंगे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से क्या फ़ायदा होगा, मलिर एक्सप्रेसवे से क्या फ़ायदा होगा और वो तो ये तो सिर्फ फाइल्स हैं और ये तो ऑन ग्राउंड कुछ है नहीं। और मेरा ख़्याल है कि शायद वो धोखे की दुनिया में रह रहे हैं, उन्हें शायद ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के बारे में अंदाज़ा नहीं है। हम यहाँ रोज़ आते हैं, बहुत बड़ा ऑफ़िस है, बैरियटों की तरह ऑफ़िस छोटा नहीं है, उनका ऑफ़िस छोटा था, जहाँ ट्रांसफ़र्स होते थे ना। क्योंकि हम बेहडों में बहुत गए उस ऑफिस में और डीएचटी के ऑफिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सेंट्रलाइज़्ड है, सारा एक साथ काम हो रहा होता है, एक ही साथ काउंटर में काम हो रहा होता है और बीच में बैठने की जगह ऐसी है कि खुला-डुला माहौल है। देखें, लोग कहते हैं कि जनाब फाइलें हैं और फाइलें बिक रही हैं या ये तो रेट बढ़ेगा नहीं। देखें, 2 चीज़ें हैं, मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ लोगों को। डीएचटी कराची जो है ना वो समझे एक फॉर्च्यूनर है डॉक्यूमेंट्स वाली जो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है और जो बैरियटों कराची है ना वो एलसी 300 है, जो चमन की गाड़ी नहीं होती जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो भी 2.5 करोड़ की मिलेगी, वो भी 2.5 करोड़ की मिलेगी। तो चमन की गाड़ी इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं और बैरियटों डीएचटी कराची जो एक फॉर्च्यूनर है जो कि एलसी 300 के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, लोग उसे भी प्रेफर करते हैं। तो हमारे ऐसा बंदा फिलहाल आज जब तक मलिक रियाज साहब ने हमें लावारिस छोड़ा हुआ है, जब तक नहीं छोड़ा हुआ था हम उसको बेचते थे, आज भी बेचते हैं। मैं भेड़ों गाछी को बुरा नहीं मानता, मैं मली एक्सप्रेस से बनने के बाद भेड़ों गाछी को भी बेनिफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब तक लावारिस छोड़ा हुआ है तो मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ भेड़ों कराची के लिए, जब तक मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं किसी को कन्विंस नहीं करता, पहले मेरा कन्विंस होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक पार्टी को ये मिसाल दी तो कहते हैं यार आपने फॉर्च्यूनर से क्यों लिया, आप जो है वो छोटी एक मेहरान से आपने क्यों नहीं। मैंने कहा भाई मेहरान से मैं क्यों लूँ, डीएचए सिटी कराची की लोकेलिटी है, डीएचटी कराची डेवलपमेंट यहाँ हुई हुई, यहाँ पे आके देखो तो सही हो क्या रहा है। और नई डेवलपमेंट के लिहाज से, मकान बनाने के लिहाज से, लिवेबिलिटी लाने के लिए ये बहुत एक्टिव हैं और जितना एक्टिव होना चाहिए उतना है। ऐसा नहीं है कि आप भेड़ों कराची के अंदर एंटर होते सारे आपको इतनी सारी बिल्डिंग नजर आए जो कि आबाद नहीं है और ऐसा महसूस हो कि शायद आप अजमान में आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बिल्डिंग्स और लैक ऑफ प्लानिंग जिसमें आपके पास पार्किंग्स नहीं है, उसको देखते हुए आप उसको छोड़ें और यहाँ आ जाएँ। कहने का मकसद ये है कि मतलब सिटी को छोड़ें और बेड ऑफ कराची में आ जाएँ, किस लिहाज़ से आते हैं। फिर उसके बाद एक और बात भी होती है कि जनाब आप जाके प्रेसिडेंट 3 के जाके देखें उनकी गलियाँ कितनी जो है वो छोटी-छोटी गलियाँ हैं और आज आप कंपेयर करें फार्म हाउस की गलियों को या इसके अलावा जो और गलियों को जाके देखें, सेक्टर 7 सी की गलियों को जाके देखें तो आपको बहुत बेहतर लगेगी जगह। बहुत बेहतर सड़कें नज़र आएँगी कंपैरेटिवली। तो अब हमारा विज़न तो है भई 5 साल को, 10 साल को लेकर, हमारा विज़न तो छोटा विज़न तो होता नहीं है। कम से कम भी देखो हमने साहिल को आबाद होते हुए देखा है ना। साहिल में फ़ेज़ 8 में क्या हुआ जब कंस्ट्रक्शन अलाउड हुई, 2021 में हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर ऐसे थे कि डॉलर डबल हो चुका था और 2023 में जब हुकूमतों के मामला तब्दील हो रहे थे, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उन्होंने जो डॉलर में जो इन्वेस्टमेंट की है वो शायद फौरी तौर पे इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट होगी और रेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अगर $1 करोड़ भेजा था तो वो
समझे $1 लाख भेजा था तो वो 50,000 रह गया था। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें 2023, 24, 22, 23, 24 में लोगों ने बेइंतहा नुकसान किया। अब आज क्या है, आज डीएचए फेज रेट में सब रिकवर हो चुका है ना। फेज रेट में सारे रेट रिकवर हो चुके हैं और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जिसने भी 2023 पे लिया होगा डीएचटी का में 2022 में लिया होगा वो आज फायदे में ही होगा, इंशाल्लाह नुकसान में नहीं होगा। इसी के साथ साथ अब आगे हमें चीज़ें बेहतर लग रही हैं। बेहतर कैसे होंगी बताता हूँ। साहिल भी कैसे बेहतर हुआ, फेज रेट भी बेहतर कैसे हुआ। जब वहाँ बिल्डर आया, उसने वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की, बिल्डिंग बनाई, मकान बना के वो बिका, फिर उसे दूसरा कॉन्फिडेंस आया, दोबारा प्लॉट लिया। 2 साल का सर्कल था जिसमें 2,90,00,000 रुपए का साहिल का प्लॉट था। इस सर्कल को घूमने में इस सर्कल को घूमने में और फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस का मामला थे, बिजली के मामला थे। ये सब मामला से जब बंदा गुजरा, कॉन्फिडेंस हुआ, उसने फिर दोबारा प्लॉट लिया, तो फिर क्या हुआ, आज वो 6 पौने 6 करोड़ रुपए का साहिल आराम से हो चुका है, 300 का, जो कि 2,90,00,000 का था। इस सर्कल को 2-3 साल लगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जब मली एक्सप्रेस वे खुल जाएगा, एंड यूजर अट्रैक्ट होगा, 35,000 गाड़ियां जाएंगी। लियारी एक्सप्रेस वे से 4 टाइम्स ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने खुलने दें मली एक्सप्रेस वे को। ये लियारी एक्सप्रेस वे से 4 गुना ज्यादा, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 4 गुना ज्यादा रश होगा यहाँ पे। और 35,000 गाड़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। समझो कि एक बूथ से आज एक वक्त में किसी भी वक्त जाते हुए पता कर लो, एक बूथ से कम 1700 से 2,000 गाड़ियां एक वक्त में जा रही हैं, और 5 बूथ खुले होते हैं, एक तरफ के और 5 एक तरफ के। और महीने 2 डेढ़ महीने के अंदर अंदर सारे के सारे ऑपरेशन हो जाएंगे, एम टेक भी ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखिए, हमारा विजन के लिहाज से काम है, हम विजनरी लिहाज से ये सोचते हैं कि महीना नहीं हो, 2 महीने नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मार्केट की बात लेते हैं, मार्केट की एडोप्शन। देखिए, होता यही है कि हमेशा इन्वेस्टर पहले एंट्री लेता है, एंड यूजर सबसे आखिर में आता है। फेज एड में क्या है, किसने कमाया, इन्वेस्टर ने। और एक ब्रोकर से उठ के दूसरे ब्रोकर के बाद, दूसरे ब्रोकर से तीसरे ब्रोकर के बाद वो घुमा, उसके बाद जाके एंड यूजर आज 8-9 करोड़ रुपए में प्लॉट लेने को तैयार है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अभी फिलहाल सीन क्या है, सीन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सीन ये है कि एक प्लॉट निकलता है, वो किसी एक ब्रोकर के पास चले जाता है, ब्रोकर से फिर किसी और ब्रोकर के पास चले जाता है, मार्केट बढ़ जाती है। जो 1,15,00,000 का प्लॉट था येलो में, वो 1,25 तक चले जाता है। एक 10 का प्लॉट 1,25 तक चले जाता है। 25 में जाने के बाद फिर वो एंड यूजर आता है, वो कहता है कि मुझे 12-15 में चाहिए। फिर वो नफा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आज भी अगर एक 30 के आसपास का रेट येलो जोन का 500 का, से एक मिसाल है, तो जब तक वो ब्रोकर के पास जा रहा है फायदा नहीं है, एंड यूजर के पास जाने का फायदा है। और एंड यूजर कब लेता है, जब उसको पता लगता है कि अभी तक तो मुझे एक्सचेंज खुला नहीं है, तो वो गिरने का इंतजार करता है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल ब्रोकर टू ब्रोकर डील्स ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। और अब आगे चल के क्या होगा, हमें नहीं पता। रोज क्या बयानात आते हैं, किसी को नहीं पता। मैं अपनी डेढ़ और शाही डालूं कि भाई यहाँ भी रेट बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सब बेकार बातें हैं। इस लिहाज से कि जंग को लेकर हमें कुछ नहीं पता कि ट्रम्प साहब कल क्या बात करें, 4 दिन के बाद क्या बात करें, इसराइल कैसे रिएक्ट करेगा। ना हमारी इतनी औकात कि हम इन इन बातों को बैठ के डिस्कस करें। मैं ही तो ये भी नहीं कि मैं तो चाय के ढाबे में बैठ के भी ये बातें डिस्कस नहीं करना चाहता, ना करता हूँ। घबराहट होती है नेगेटिव बातों से, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन ने आज नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एडजस्टमेंट जब लेनी है, तो ये सारी छतें फाड़नी है। चीज़ें जैसे स्टेबल होंगी, इंशाल्लाह ताला आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। जजाकल्ला खैर।